नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डॉक्टर BRC सर की लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से अधिक शेयर कर देंगे तो आपका भी भला होगा और दुनिया का भी। इस वीडियो में डॉक्टर BRC सर के साथ आपको देखने को मिलेंगे हमारे बहुत ही प्यारे संतोष गुरुजी। यदि आप संतोष गुरुजी के चैनल पर भी जाना चाहते हैं तो उस चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो में हमारे और आपके गुरुदेव डॉक्टर BRC जी ने डायबिटीज़ को लेकर के चल रहे गोरख धंधे की पोल खोली है। साथ ही साथ डायबिटीज़ को लेकर के ऐसे कठिन और जटिल सवालों का बड़ा आसान और सरल भाषा में जवाब दिया है कि वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उस वीडियो को देखने से पहले आपको सूचित कर देना चाहता हूं, यदि आप भी ग्लोबी न्यूज़ की टीम के साथ मिल करके खुद भी पत्रकारिता निभाना चाहते हैं, एकदम निडर पत्रकार जो समाज के सामने वो सच्चाइयां लाने में हमारा साथ देना चाहता है जो सच्चाइयां मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा लगातार छुपाई जा रही हैं, आप अपना खुद का वीडियो बना करके हमें भेज सकते हैं। पूरी डिटेल जानने के लिए एक वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको चेक जरूर कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस सीरीज में हम अलग अलग बीमारियों के ऊपर बात करने वाले हैं और आज एक ऐसी बीमारी जिसके लिए डॉक्टर साहब जाने जाते हैं, डायबिटीज़ को लेकर हम बात करेंगे। जिस तरीके से सर डायबिटीज़ के डेटा आ रहे हैं, 2019 तक लगभग 463 मिलियन लोग, 2030 तक 578 मिलियन एंड 2045 तक 700 मिलियन लोग डायबिटिक हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है ये कॉन्स्पिरेसी टू क्योर ये कैसे संभव है? मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। इस पूरे सेक्शंस को, इस पूरे 30 मिनट्स को हमने 4 सेक्शंस में बांटा है। पहला, डायबिटीज की समझ, क्योंकि आप हमेशा बोलते हैं एजुकेशन ही हमारा मेडिकेशन है, तो इस समझ के ऊपर बात करेंगे हम। सिम्टम्स, कारणों के उपचार और उसको ठीक करने वाले प्रोटोकॉल्स के ऊपर बात करेंगे। सेकेंड सेक्शन में हम बात करेंगे आपके खुद के तजुर्बे के ऊपर और थर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ सवालों को जिससे मैक्सिमम लोगों का फायदा हुआ हो, ऐसे सवालों का। पहला क्वेश्चन आपसे कि डायबिटीज जो शब्द है, मधुमेह, हमारे यौगिक या तो भारतीय चिकित्सा पद्धति में तो मधुमेह बोलते हैं। मधु मतलब शहद। तो जब मधु के जैसा टेस्ट आने लगे मेह में, मतलब दूषित चीजों में, मूत्र में या तो पसीने में, तब उसे मधुमेह का सिम्टम बोलते हैं। पर अब इसका जो सिम्टम है, ये कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोमीटर की रीडिंग से हमें टैग कर दिया जाता है कि आप डायबिटिक हैं। प्लीज इस पे आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे सही आपने सवाल उठाया। डायबिटीज या मधुमेह बोलें तो इसको अगर मेडिकल भाषा में बोलें तो कोई बीमारी का दर्जा नहीं मिला है। इट इज़ नॉट ए डिजीज़। डायबिटीज़ नॉट ए डिजीज़। इसे तो डिजीज़ नहीं तो ये क्या है, तो बोल देंगे एक मेडिकल कंडीशन है। मेडिकल कंडीशन मतलब कि ये पल पल बदलता है। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं भागना शुरू कर दूं तो मेरा हार्ट बीट बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा। उस वक्त कोई ब्लड प्रेशर चेक करेगा, हो सकता है 180/100 भी आ जाए। तो क्या मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ? नहीं। अभी जो सर्कमस्टेंस मेरे हैं उस सर्कमस्टेंस में मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसी सर्कमस्टेंस में कोई और अगर होगा तो शायद उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उसे हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि भाई ये ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया है। वो तो एक पर्टिकुलर सराउंडिंग के, वैसा सराउंडिंग जब होगा तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्डिंग टू दैट सराउंडिंग, राइट। जिस तरह से अगर यहाँ बहुत ठंड होगी तो हम कांपने लगेंगे, तो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सराउंडिंग को। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो पसीने छूटेंगे, तो आई एम रिस्पॉन्डिंग टू द सराउंडिंग, राइट। सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करना कोई बीमारी नहीं हो सकती। जैसे आपने बताया अभी कि मधु की तरह अगर जो यूरिन हो या स्वेट हो वैसा टेस्ट आ जाए तो वो है मधुमेह। तो जब हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा ब्लड में एक लेवल से ज़्यादा होती है और बॉडी उस शुगर को यूज़ नहीं कर पा रहा है तो बॉडी उसको थ्रो करता है बाहर। Right. और हाँ, तो ये है रेस्पॉन्डिंग टू द सराउंडिंग। रेस्पॉन्डिंग बॉडी का रेस्पॉन्स है, राइट। क्योंकि वो नहीं बॉडी करेगा तो वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा। और कोई भी चीज़ जब बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो ज़्यादा या बुरी चीज़ हो, एनीथिंग ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो बॉडी के लिए बर्डन है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट शुगर, राइट। एक लेवल के बाद बॉडी बोलती है इसको अब नहीं चाहिए, हम इसको बाहर फेंकते हैं। तो वहीं से आया, जैसे आपने बताया अभी, मधुमेह वर्ड आया।
अब मधुमेह जो है और डायबिटीज जो है, दोनों में फर्क क्या है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। होना तो नहीं चाहिए फर्क, लेकिन फर्क ऐसा है कि डायबिटीज के लिए जब कोई डायग्नोज करता है तो वो सिर्फ ये करता है कि ग्लूकोमीटर में रीडिंग देखता है। रीडिंग तो सबसे आखिरी चीज है, राइट। रीडिंग पे हम निर्भर भी नहीं हो सकते। पहले तो सिम्टम्स देखेंगे, आपको कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई वीकनेस है, कोई सिम्टम है, वो अगर नहीं है तो रीडिंग इममेटीरियल है। मान लो कि आज से 50 साल पहले तो ग्लूकोमीटर ही नहीं था, तो तब क्या होता था? 100 साल पहले तो था ही नहीं ग्लूकोमीटर, राइट। तो आपका बॉडी सिम्टम बोलेगा तो ही सारी चीज़ शुरू होंगी और सिम्टम पे ही सारी चीज़ खत्म होंगी। रीडिंग की बात अगर करें तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि सिर्फ इतना याद रखिए 250 mg/dL। अगर 250 से नीचे आपकी रीडिंग है, पोस्ट प्रैंडल भी या फास्टिंग भी, राइट। मान लो सुबह उठते हैं और 250 से नीचे रीडिंग आपकी 240 फॉर एग्जांपल, या दिन में खाना खाते हैं और उसके 2 घंटे बाद आप रीडिंग लेते हैं और 245 है रीडिंग, 250 भी रीडिंग है, तो ये नॉर्मल मान सकते हैं। ये मेरा अपना बनाया हुआ पैरामीटर नहीं है। 6 मार्च ACP गाइडलाइन, नया गाइडलाइन आया है, उस गाइडलाइन में यही, अगर उसको इंटरप्रेट करें तो यही मिलता है। लेकिन ये गाइडलाइन आप तक ना पहुंचे, इसकी पूरी षड्यंत्र कोशिश की गई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से। ऑफिशियली अनाउंसमेंट, ऑफिशियली अपने डॉक्टरों को ये जो गाइडलाइन है ये किसी भी पेशेंट तक पहुंचना नहीं चाहिए, राइट। तो देखिए 6 मार्च, अभी 2 साल होने वाले हैं इस चीज़ को, 2-3 साल होने वाले हैं, राइट। 6 मार्च 2018, राइट। तो 3 साल होने वाले, तो उसके बाद भी गाइडलाइन तक नहीं पहुंची। और किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो बोलेगा 100 से ऊपर को डायबिटीज़ बोलेगा, कोई बोलेगा 150 से ऊपर को डायबिटीज़ बोलेगा, राइट। जबकि आप हेल्दी हैं, राइट। तो डायबिटीज़ का अगर आप आंकड़े से पूछेंगे नंबर, तो नंबर तो 250 से नीचे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। और 250 से ऊपर भी अगर है और कोई सिम्टम नहीं है, कभी कभी ऊपर है तो कभी कभी तो किसी को भी ऊपर हो सकता है, right. जिस तरह से कभी कभी मेरा भी ऊपर हो सकता है, आपका भी ऊपर हो सकता है, राइट। कंसिस्टेंटली अगर 250 से ऊपर है लगातार और साथ में कुछ सिम्टम वगैरह भी हैं, खासतौर पे या तो वेट लॉस है या अनयूजुअल वेट गेन है, या फिर इम्यूनिटी वीक है, या फिर आपको कहीं लगता है इन्फेक्शन हो रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा, खून बह रहा है तो वो जल्दी से सूख ही नहीं रहा, तो फिर तब जाके होता है कि जितना शुगर आपके ब्लड में है वो एक्सेस शुगर बॉडी को, इम्यूनिटी को काम नहीं करने दे रहा है। तो तब आपको अलर्ट होना है। आपको अलर्ट होने के लिए क्या करना है? दवा लेना है? सर्टनली नॉट। आपको एक्सेस शुगर को उठा के बाहर थ्रो करना है। कैसे थ्रो करना है? इसके कई सारे तरीके हैं, इनमें जब अप्रोप्रिएट टाइम पर आपको पता चलेगा। तो डायबिटीज़ का मतलब सिर्फ इतना ही है और इससे अधिक कुछ नहीं है। वो एक टेम्प्रोरी कंडीशन है। टेम्प्रोरी कंडीशन परमानेंट डिजीज़ कब बनती है? जब उस टेम्प्रोरी कंडीशन को ओवरकम करने के लिए, या ऐसा आप चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, आप दवा लेंगे तो इट बिकम्स अ परमानेंट डिजीज। दैट डिजीज इज नॉट बिकॉज ऑफ द डायबिटीज इटसेल्फ, दैट इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज मेडिकेशन। ग्रेट सर। सो बहुत 2-3 पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे बताए। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपके एक्सप्लेनेशन को फिर से आपके ही मुंह से बुलवाना चाहूँगा कि ACP गाइडलाइन, ADA गाइडलाइन और डॉक्टर BRC के गाइडलाइन में हम डायबिटिक कब बनेंगे? वन लाइन। देखिए ACP गाइडलाइन के हिसाब से तो यह है कि अगर आपका HbA1c है वो 8% से नीचे है तो सब ठीक है, और अगर आपका उम्र 50 से ऊपर है तो 8.4 के नीचे है तब भी ठीक है। ओके। या इसको तो उसी को मैंने ट्रांसलेट किया डेली ब्लड शुगर वैल्यू, तो मेरा गाइडलाइन आ गया 250 से नीचे तब ठीक है। अब इसी को अगर ADA के गाइडलाइन बोलें तो ADA का गाइडलाइन बोलेंगे कि अगर 100 से ऊपर आपका ब्लड शुगर है, फास्टिंग ब्लड शुगर है, तो भी आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं। आपका HbA1c अगर आपका 5.7 से ऊपर है तो भी आप जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं। आपका पोस्ट प्रैंडल 200 से ऊपर है तो भी आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं। और अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं भी हैं और 40 साल से ऊपर आपकी उम्र हो गई है और सब कुछ आपके आंकड़े के नीचे है जैसा वो चाहते हैं, तब भी आप प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी कि डायबिटीज़ हो जाएगा। प्री हाइपरटेंशन तो मतलब ये कि ADA की बात आप कर रहे हैं, ADA के हिसाब से कोई हेल्दी नहीं होता। ADA के हिसाब से 2 तरह के लोग ही इस दुनिया में, एक जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं और दूसरा जो डायबिटीज़ पेशेंट बनने वाले हैं, प्री डायबिटीज़ पेशेंट। डायबिटीज़ पेशेंट है तो दवा लीजिए, अच्छा प्री डायबिटीज़ होने वाला है तब भी दवा लीजिए। तो ये तीनों के अलग अलग डेफिनेशन है। बहुत बढ़िया सर आपने समझाया। आई थिंक बहुत बार आपने इस सवाल का जवाब दिया होगा, बट एक्यूमुलेटेड एक साथ आपने यहाँ पे दे करके सारी कंफ्यूजन्स को दूर किया है।
अब कुछ चीजें जो जगलरी के रूप में हमारे माइंड में आते हैं, एक नॉर्मल लोगों के माइंड में आते हैं, क्योंकि ये शब्द, यही जाल हमें फंसा लेते हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट का डायबिटीज का क्या कनेक्शन है, ये थोड़ा बताइए। दूसरा प्रोटीन का, और तीसरा फैट का, क्योंकि जो भी चीज खाते हैं मोस्टली ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है। सो प्लीज। देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, ये जो लकड़ी है, ये टेबल है जिसपे ये रखा हुआ है लैपटॉप, ये टेबल लकड़ी जो है, लकड़ी भी कार्बोहाइड्रेट ही है, राइट। लेकिन क्या इस लकड़ी को आप खा लेंगे? खाएंगे तो नहीं, तो ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो लकड़ी भी कार्बोहाइड्रेट है, जो आप फूड लेते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, फ्रूट्स लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, राइट। और कार्बोहाइड्रेट जो है, आप यूँ मानिए कि हम जिंदा हैं, हमें लगातार एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं, इवन सो भी रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, तो हमारे लगातार हम एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है। इसका मतलब लगातार एनर्जी की सप्लाई जरूरी है। तो प्राइमरी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या ज़रूरी है? ऑफ कोर्स है, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो बॉडी के ऊपर बर्डन नहीं लगाते हुए आपको एनर्जी दे दे। तो वो कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं? द कार्बोहाइड्रेट विच कम्स फ्रॉम फ्रूट्स, फलों से, जैसे फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज क्या होता है? वो ब्लड में नहीं घुलता, ब्लड में वो नहीं घुलता है, वो लिवर में चला जाता है, राइट। लिवर फिर प्रोसेस करता है लाइक ए केमिकल फैक्ट्री कि भाई आपके बॉडी को कितनी एनर्जी की जरूरत है, कब जरूरत है, फिर अकॉर्डिंगली वो उसको डिसिमिनेट करता है। तो सबसे अच्छा जो कार्बोहाइड्रेट है वो फ्रूट्स वाला है। तो फ्रूट्स को आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आप डायबिटीज़ से बच जाएंगे, और डायबिटीज़ होगा भी तो आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन आप इसका उल्टा ही करते हैं, राइट। अच्छा, सबसे बुरा वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी को खर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाए, बॉडी बहुत टाइम लगाए खर्च करने में। फॉर एग्जाम्पल रोटी, राइट, गेहूँ, राइट। हम में से ज़्यादातर लोग बोलते हैं मैं तो सीधा साधा रोटी सब्जी खाता हूँ, सुबह रोटी सब्जी, दोपहर को रोटी सब्जी, रात को, मुझे क्यों डायबिटीज़ हो गया? भाई आप यही तो गड़बड़ करते हैं। जो रोटी है, जो गेहूँ है, उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी को बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है उसको यूटिलाइज़ करने में। तो आप देखेंगे, मान लो आप 2 पराठे खा लीजिए या 1 ही पराठे खा लीजिए, आपको दोपहर तक भूख ही नहीं लगेगी। अब आप 1 किलो फल खा लीजिए, आप देखेंगे 2 घंटे बाद एकदम भूख लगेगी। तो कौन सा वाला खाना ज़्यादा अच्छा है? जिसमें भूख लग रही है, जिसमें भूख नहीं लग रही है? जाहिर सी बात है जिसमें भूख लग रही है, इसका मतलब बॉडी ने उसको यूटिलाइज कर भी लिया, राइट। तो यही एक इंडिकेशन है। सिमिलरली आप एक काम कीजिए, 1 गिलास दूध पीजिए और फिर पूरा दिन कुछ मत लीजिए, आपको भूख नहीं लगेगी, राइट। लेकिन अगर आप कच्चे सलाद लेंगे, सलाद खाएंगे पेट भर के, चाहे 1 किलो मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, जो मर्जी, और 1 किलो खाएंगे, तब भी आपको 2-3 घंटे भूख लगेगी। तो एक इंडिकेशन ये है कि ऐसा खाना जो जल्दी से डाइजेस्ट ना हो, या जिसके खाने के बाद आपको दोबारा से भूख लगे ही ना, तो यानी कि वो बॉडी मुशक्कत कर रही है, यानी कि वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्लड में बैठा हुआ है। ब्लड जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, राइट। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर ही बैठ गया, जैसे मान लो आपको सड़क यूज़ करना है किसी के घर पहुंचने, लेकिन सड़क के ऊपर ही आप धरना देके बैठ गए, तो बाकी लोग भी नहीं जा पाएंगे। सड़क इज टू बी यूज्ड ओनली टू कम्यूट। सिमिलरली यहाँ पे भी जो आपका सड़क है वो ब्लड वेसल है। कार्बोहाइड्रेट का काम है कि फटाफट आप अपनी जगह पे सेल्स के अंदर चले गए और बॉडी को एनर्जी दिया, बात ही खत्म। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो सेल्स के अंदर ना जाके ब्लड में ही रहता है काफ़ी समय तक, दैट इज़ द वन जिसे हम बोलते हैं हाई ब्लड शुगर, राइट। वो एक्यूमुलेट तो हो रहा है, इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन वो बॉडी यूज़ नहीं कर पा रहा है। यहाँ तो भाई कार्बोहाइड्रेट, कुछ लोग बोलते हैं हमें हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाना है। देखिए, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाना है ये मत बोलिए, ऐसा कार्बोहाइड्रेट फूड खाना है जो जल्दी बॉडी डाइजेस्ट कर ले। दुनिया का सबसे हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है लकड़ी। लकड़ी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज। वो इसको क्यों नहीं खाते? हम तो क्या एनिमल भी नहीं खाते, क्योंकि एनिमल भी ये जानता है कि ये बॉडी पचा नहीं पाएगा, यानी कि बॉडी इसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। जो चीज़ें बॉडी तोड़ नहीं सकती है वो चीज़ें नेचुरली लोग नहीं खाएंगे। अब प्रोटीन की बात आती है कि अक्सर आप देखेंगे कि मुझे हाई प्रोटीन फूड चाहिए, हाई प्रोटीन फूड चाहिए, प्रोटीन वाला डॉक्टर बोलेगा। पूरे जीवन में अभी तक आपने कोई एक इंसान देखा जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से पीड़ित हो गया हो? प्रोटीन डेफिशिएंसी जिसकी मौत हुई है, पूरे जब से इंसान बना है तब से लेके अभी तक आज तक भी एक भी इंसान की मौत प्रोटीन के डेफिशिएंसी से नहीं हुई है। तो आप भी प्रोटीन डेफिशिएंसी से मरेंगे नहीं। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन वो जो प्रोटीन पाउडर आ गया, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आ गए, उन लोगों ने प्रचार कर दिया कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। एक्चुअली ये हमारे लिए कोई मुद्दा है ही नहीं प्रोटीन का।
फिर भी अगर आपको लगता है कि हाई प्रोटीन डाइट आपको खाना ही खाना है, तो हाई प्रोटीन तो एनिमल फूड में होता है, अंडे में होता है, मछली में होता है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ जिसमें इन सबसे भी कई गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो है आपके बाल। तो भाई ऐसा कीजिए, बाल तो काटता ही हैं आप, काट के फेंकिए मत, उसको मिक्सी में ना उसको चूरा वूरा बना के उसका एक शेक बना के पी लीजिए, और बाकी लोग भी बाल फेंकते हैं उनके भी ले लीजिए, राइट। ना तो आप बालों का यूज करते हैं खाने में, ना कोई जानवर, क्यों, जबकि ये तो हाईएस्ट प्रोटीन है, ये तो सिर्फ है ही प्रोटीन और कुछ है ही नहीं, बट इट इज इन अनडाइजेस्टेबल फॉर्म। तो अगर आप बोलते हैं कि मुझे ऐसा कुछ खाना है जो हाई प्रोटीन में है, तो अनसाइंटिफिक बात बोल रहे हैं। आप बोलिए ऐसा कुछ खाना है जो हाई प्रोटीन तो है बट वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में हो। जैसे एनिमल में अंडा है, मीट है, मछली है, इसमें हाई प्रोटीन तो होता है बट डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं होता, पार्शियली डाइजेस्टेबल फॉर्म में होता है। इसीलिए जो लोग एनिमल फूड खाते हैं इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, तो उन्हीं के बॉडी में ज़्यादा स्टोन बनेगा, उन्हीं के बॉडी में ज़्यादा ट्यूमर बनेगा, उन्हीं के बॉडी में ज़्यादा कैंसर बनेगा, क्योंकि बॉडी में वो प्रोटीन स्टोर हो गया एंड बॉडी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज इट। तो ये अनडाइजेस्टेबल फॉर्म में है, तो बॉडी उसको स्टोर करता रहता है। जब चीज़ें स्टोर होती रहती हैं तो वो स्टोन बन जाती है या वो ट्यूमर बन जाती है, राइट। सो अब आता है फैट। देखिए हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन सब की ज़रूरत है, तो फैट की भी ज़रूरत है। तो फैट का सोर्स क्या होगा? जब आप फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, नट्स लेंगे, खासतौर पे नट्स लेंगे, तो जितनी फैट आपको चाहिए उतना फैट मिलेगा। अब क्या है कि अगर आप ऑयल लेते हैं, ऑयल इज अ अननेचुरल काइंड ऑफ फैट, क्योंकि ऑयल भगवान ने कोई पेड़ में ऑयल नहीं उगाया, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो एक ऐसे फॉर्म में है कि दोबारा से जब वो बॉडी लेता है तो वो अनडाइजेस्टेबल फॉर्म। हमें कैसे पता चलेगा? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो पतले तो हैं लेकिन कहीं कहीं उनका फैट जमा है, पेट बाहर निकला हुआ है। पतले लोगों का पेट बाहर निकला हुआ है, पतला है वो लेकिन पेट उसका बाहर निकला हुआ है, राइट। गाल थुलथुले हैं, बॉडी पतली है, तो एक्सेस फैट डिपॉजिट। किसी के बट्स मोटे हो सकते हैं, किसी के टमी मोटा हो सकता है, किसी के डबल चिन हो सकता है पतला होने के बावजूद भी, मोटा है तब भी और पतले हैं तब भी। तो यानी कि फैट भी गुड फैट और बैड फैट, राइट। तो बैड फैट वो होता है जैसे ब्रेड है जो कि रिफाइंड फैट है जिसके अंदर, या बिस्किट है रिफाइंड फैट है जिसके अंदर। तो जो भी चीज़ रिफाइंड चीज़ें होती हैं उसमें जो फैट का एलिमेंट होता है वो जब आप लेंगे तो वो आपको, कुछ लोगों को वो मोटा तो नहीं करेगा लेकिन फैट कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देगा, तो वहाँ उसका जो बॉडी का शेप है वो अजीब सा हो जाएगा, छोटा सा टमी निकल जाएगी, डबल चिन सा दिखाई देगा, इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। और जो मोटे होंगे ऐसे भी हैं जो ओवरऑल मोटे भी होंगे। तो आपने 3 कंपोनेंट बताया। अच्छा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा? फ्रूट्स, राइट। सो अच्छा प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दैट इज वेजिटेबल्स एंड सीड्स, राइट। एंड अच्छा फैट कहाँ से मिलेगा? नट्स, राइट। सो वैसे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में सारी चीज़ें भी होती हैं, तो डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ आई वांट टू ईट फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इस तरह से आप ना बात करके आप ये बात कीजिए मुझे तो होल न्यूट्रिशन चाहिए। हमने तो फ्रूट्स खा लिया, वेजिटेबल खा लिया, नट्स भी ले लिया, सीड्स भी ले लिया, स्प्राउट्स भी ले लिया। अब बॉडी को जो चाहिए वो ले लेगा उसमें से, और बॉडी को जो नहीं चाहिए वो बॉडी निकाल देगा, राइट। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ये काम कैलकुलेट करके आपका काम नहीं है कि कितना कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी को जरूरत है, आपको नहीं पता, राइट। क्योंकि आपकी बॉडी बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, वो बॉडी को पता है। आपको सिर्फ इतना पता है कि मुझे ढेर सारा खाना है और जितना बॉडी को चाहिए बॉडी ले लेगा। और खाना ऐसी चीज़ जो कि डाइजेस्टेबल फॉर्म में हो, डाइजेस्टेबल फॉर्म में। कोई बोलता है कि मुझे कैल्शियम चाहिए, कि मुझे तो हाई कैल्शियम डाइट चाहिए। अच्छा कैल्शियम चाहिए तो दूध आप लेते हैं, बट उसमें जो कैल्शियम है अनडाइजेस्टेबल फॉर्म में है। एक और मैं बोलता हूँ, हाईएस्ट कैल्शियम बॉडी में जो किसी को चाहिए नाखून में है। तो आप नाखून भी काट के फेंकिए मत, उसको इकट्ठे करते रहिए घर वालों के, और एक दिन उसका चूरा बना के पाउडर के फॉर्म में, घुट्टी के फॉर्म में पी लीजिए, खा लीजिए, उसको चबा लीजिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अनडाइजेस्टेबल फॉर्म में। तो दिमाग में डालिए कि ऑल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मे नॉट बी इन डाइजेस्टेबल फॉर्म, स्पेशली व्हेन इट कम्स फ्रॉम द एनिमल सोर्स। व्हेन इट कम्स फ्रॉम द प्लांट सोर्स देन इट कैन बी इन डाइजेस्टेबल फॉर्म। जैसे लकड़ी है, ये प्लांट सोर्स है लेकिन ये डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं है। तो सारे दुनिया के एनिमल्स जो कभी स्कूल में गए नहीं, जिनको कार्बोहाइड्रेट क्या है पता नहीं, लेकिन वो नहीं खाते और हम भी नहीं खाते, राइट। तो स्कूल की पढ़ाई जो है, वो जो एजुकेशन है, दोस्त कभी बात करेंगे इस न्यूट्रिशन वाले आपके सेक्शन में, कि वो एक स्पॉन्सर्ड एजुकेशन है, ताकि अल्टीमेटली आप उसी तरह सोचने लग जाएं और एक व्यापार का एक माध्यम बने।
मैं आने वाला था उस क्वेश्चन पे, बट आपने अच्छा हुआ। ओके ओके, बहुत बहुत क्लियरिटी दी आपने इस चीज पे कि हमें होल फूड को देखना है, ना कि उसके अलग अलग खंडों को, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और इस तरीके के सेग्रीगेट करके। सो ये बहुत क्लियरिटी थी। अब जो कुछ मेन कारण पेशेंट के भी मुंह से निकलते हैं, डॉक्टरों के भी मुंह से निकलते हैं, मैं उन पे आपका इनपुट चाहूँगा और सजेशन चाहूँगा। पहला जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसकी बात बहुत होती है। दूसरा होता है बीटा सेल या तो डेथ हो गया, डिसफंक्शन हो गया, या उसमें रेजिस्टेंस आ गई। और तीसरा जो मैं बोलना चाहूँगा कि मोस्टली अगर हमें भूख नहीं लगती है और उसके बाद अगर हम खाते हैं तो ब्लड शुगर। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, बीटा सेल डेथ, डिसफंक्शन रेजिस्टेंस के कारण, और बिना भूख के खाना खाने के बाद शुगर का, ये तीनों को किस तरीके से आप हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले बीटा सेल को ले लेता हूँ, ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। Yes. एक बात याद रखिए, जैसे आपका ब्लड है, वो पुराना ब्लड मरता है, नया ब्लड आता है। हर 3 महीने में आपका एक ब्लड पूरा ही नया हो जाता है। ओके। 3 महीने पहले मान लो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जो ब्लड था, अभी वो ब्लड नहीं है, अब नया ब्लड है, राइट। तो सिमिलरली आपके बाल नए बल्ब आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नाखून, बॉडी के स्किन। तो जिस तरह से पुराने सेल्स मरते हैं, नए सेल आते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उस तरह से बीटा सेल भी पुराने मरते हैं, नए आते हैं, पुराने मरते हैं, नए आते हैं, राइट। तो जैसा अगर कोई डॉक्टर बोलते हैं कि भाई बीटा सेल तो मर गए बच्चे के, टाइप 1 बच्चा है, अब नए नहीं आएंगे, तो इसलिए इंसुलिन पे रहना पड़ेगा। दैट इज हाउ दे से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीटा सेल मरने का कारण क्या है, राइट। मरने का कारण यही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, कई सारे कारण, उनमें से पहला कारण ये है कि बहुत छोटे बच्चों को माँ के दूध पे रहना चाहिए। माँ के दूध की जगह जब वो फॉर्मूला मिल्क में रहते हैं या गाय के मिल्क में रहते हैं, तो कुछ बच्चों के बॉडी में वो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, यानी कि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी हमारे खुद के प्रोटीन को ही खाने लगता है, और ऐसे में कुछ बच्चों के बीटा सेल पे अटैक पड़ता है, बॉडी के खुद की इम्यूनिटी का, और बीटा सेल मर जाते हैं। ओके। और जितनी बार वो दूध पिएगा, उतनी बार वो अटैक पड़ेगा, उतनी बार वो मर जाएगा। फिर बॉडी दोबारा बनाएगी, बॉडी दोबारा बनाती है, लेकिन फिर अगले दिन दोबारा 1 गिलास दूध पी लेगा, फिर बॉडी दोबारा अटैक करेगी, राइट। तो डॉक्टर क्या बोलेंगे उस बच्चे को, अच्छा आप दूध पीते हो, हाँ 1 गिलास, कल से 2 गिलास पी लिया करो, राइट। वो इंश्योर करेगा कि भाई जितनी बार बॉडी बीटा सेल बनाएगी, उतनी बार ही खुद वो मर जाए, सेल्फ डेथ हो जाए, है ना। तो ऐसे बच्चों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि द मोमेंट यू स्टॉप द एनिमल प्रोटीन इनटेक, राइट, प्रोटीन किसी भी तरह से एनिमल सोर्स से बॉडी के अंदर ना जाए, चाहे वो दूध हो, चाहे वो एनिमल फूड हो, लाइक अंडा, फिश वगैरह, तो अब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी स्विच ऑफ कर देगी। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जब बॉडी स्विच ऑफ कर देगी, तो नए बीटा सेल जो बनेंगे, उसको मारने वाले जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा नहीं, तो अब बेटर कंट्रोल होने लगेगा ब्लड शुगर का ऑटोमेटिकली, यानी कि आपकी इंसुलिन डिपेंडेंस अबाउट 40% 50% कम हो जाएगी। तो यही एक सबूत है, दिस इज अ प्रूफ कि ये थ्योरी जो बोल रहा हूँ, इसमें दम है, या बॉडी के बीटा सेल बनते हैं। हमने तो देखे, हमारे बहुत सारे डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट हैं जिनको अब इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बिना इंसुलिन के उनका काम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको, जो एक टाइम पे 100 यूनिट लेते थे, अब 10 यूनिट 15 यूनिट रह गए। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, है ना, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म पे बॉडी बार बार मार रही है, तो बॉडी सोचती है कि शायद ये जो बीटा सेल की जरूरत ही नहीं है, जितनी बार मैं पैदा कर रहा हूँ, हमारा खुद का इम्यूनिटी उसको मार दे रहा है, ऐसा ट्रिगर ऑटो। तो बॉडी की जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू बीटा सेल ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो घटता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पेनक्रियास के साइज भी घटते जाते हैं, राइट। पेनक्रियास इज अ फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, तो वो घटता जाता है। तो ये सारी चेंज होती है, लेकिन एक दिन में नहीं होता, इट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, राइट। सो बीटा सेल के बारे में तो ये है। अब आते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कब होता है? जब आप कुछ ऐसा खाते हैं जो आपका बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो, जब वो ऐसे सोर्स से लेंगे जो अनडाइजेस्टेबल फॉर्म में हो, बायोलॉजिकली बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है या पार्शली यूटिलाइज ही कर पा रहा है, तो बॉडी में वो कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट होकर रहता है। जब बॉडी में वो डिपॉजिट होगा तो बॉडी का जो फंक्शनिंग को हिंडर करेगा, जैसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस टू इंसुलिन भी होगा, वो रेजिस्टेंस टू सेवरल अदर हार्मोन्स भी होगा। तो उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ठीक करना है?
आपको ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है जो बॉडी पूरी तरह से यूटिलाइज ना कर पाए। अच्छा, ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हैं? सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। एक एनिमल फूड, जो भी चीज़ एनिमल से आता हो। अब आप इमेजिन कीजिए क्या क्या चीज़ दुनिया में एनिमल से आती है, इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। दूसरी चीज़ फैक्ट्री फूड, जो भी चीज़ फैक्ट्री से आप तक पहुँचती है। अब क्या क्या पहुँचती है ये आप सोचिए, राइट? ये आप जब कोई चीज़ खाएंगे तो खाने से पहले बोलेंगे ये एनिमल से आया? नहीं। अच्छा, फैक्ट्री से आया? नहीं। आप खा सकते हैं, राइट? भगवान ने बनाया, ठीक है ना, और फैक्ट्री से नहीं आया, एनिमल से नहीं आया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट लिया, एनिमल से आया? नहीं। फैक्ट्री से आया? हाँ, नहीं खा सकते। अच्छा, आम लिया, एनिमल से आया? नहीं। फैक्ट्री से आया? नहीं। अच्छा, आप खा सकते हैं। बस ये एक नियम जिस दिन आप कर लेंगे, जिस दिन, राइट, मैं बड़े क्लियर बोल रहा हूँ, मान लो आज कर लेंगे तो आज आपको जो डायबिटीज दवाई है उसको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ेगा ही नहीं। इंसुलिन ले रहे तो उसको 40% घटाना पड़ेगा, सिर्फ एक इस चीज़ को इंप्लीमेंट करके पहले दिन से ही। लेकिन ये चीज़ आप तक पहुँचे ना, आपको पता ना चले, इसका पूरा एक आयोजन किया गया है। दैट इज व्हाट आई कॉल डायबिटीज इज अ कंस्पिरेसी, जिसको मैं कंस्पिरेसी बोलता हूँ। तो जो रेजिस्टेंस के बारे में तो ये है, मैंने आपको बता दिया। एक दिन में सिर्फ इतना सवाल अपने आप से पूछेंगे एंड देन डिसाइड क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको जवाब मिल जाएगा। अब आपका आखिरी सवाल जो है, आखिरी पार्ट है इसी सवाल का, कि जब भूख लगने से आपने जोड़ के बोला। देखिए, पहली बात तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, और अगर तो वो टाइप 1 वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको कई बार खाना चाहिए, भूख लगने से पहले ही खाना चाहिए, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पतले होते हैं और उनको लगातार खाना है। और चाहे भूख लगने से पहले खाएं या भूख लगने के बाद खाएं या भूख लगते वक्त खाएं, इम्पॉर्टेंट है व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर चूजिंग टू ईट, राइट, बस इतना देखना है। आर यू चूजिंग टू ईट द फूड, ऐसा फूड जो कि बॉडी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, बायोलॉजिकली अवेलेबल नहीं है या पार्शली अवेलेबल है, या बायोलॉजिकली फुल्ली अवेलेबल है, पहली बात। दूसरी और आखिरी बात कि कब खा रहे हैं बड़ा मैटर करता है। अगर आप मेरी बात को 100% मानना चाहते हैं और एक्सट्रीम हेल्दी होना चाहते हैं, तो सनलाइट जब हो, सनलाइट सनसेट के बीच में ही खाइए, राइट? 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद खाना बंद कर दीजिए, अगले दिन सुबह 8 बजे के बाद खाइए। ये जो 12 घंटे होता है ना, 8 AM to 8 PM, बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक, इस 12 घंटे में बॉडी क्यूरेटिव मोड में होता है। जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, जहाँ पे कोई डैमेज है, जहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, बॉडी उसको ठीक करने लगता है। तो ऐसे में अगर आपने रात के 12 बजे मान लो कुछ भी चीज़ खाते हैं, तो आपके स्टमक में 25% ब्लड सर्कुलेशन होगा, जबकि जब आप नहीं खाते हैं तो 10% ही रह जाता है, 5% ही रह जाता है, 5 to 10%। तो वो वाला ब्लड सर्कुलेशन जो अदरवाइज इम्यूनिटी या बॉडी का करेक्शन या आपको क्योर करना, हील करना, कोई इंजरीज को ठीक करना, उसमें लगा हुआ था, आपने बोला रुको रुको रुको, वो सब तो बाद में करना, पहले तो जो मैंने खाना भेजा है पहले तो ये देखो, राइट? इसीलिए वो लोग जो ठीक खाना तो खाते हैं लेकिन गलत समय पे खाते हैं, वो भी डायबिटिक होते हैं। और एक आखिरी चीज़, जो लोग स्ट्रेस पे रहते हैं, आप दुनिया का कोई भी डाइट फॉलो कीजिए, DIP डाइट ही फॉलो कर लीजिए, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं और आपकी नींद कम है कि 2 घंटे ही सो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो डायबिटिक होने से कोई बचा नहीं सकता। तो भूख से कनेक्शन है, लेकिन भूख से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइमिंग, कब खा रहे हैं। आप 12 घंटे के ब्रैकेट में इतना खा लो कि अगले 12 घंटे भूख लगे ही ना। ग्रेट, आई थिंक बहुत अच्छा। सो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपको ACP गाइडलाइन जो बार बार डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि व्यवस्था की गई कि हम तक नहीं पहुंचे, अगर वो चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए 10 लोगों तक, और आपके मैसेंजर बॉक्स में हम भेजेंगे ACP गाइडलाइन। और अब मैं बहुत क्विकली, क्योंकि हमने कवर कर लिया सिम्टम को, कारणों को ठीक करने वाले संभावित उपाय बहुत ही अच्छे से समझा दिया गया है हमें, और साथ में उन कॉम्प्लिकेशंस को भी कैसे हम संभाल सकते हैं अपने आप से सवाल पूछ करके। अब मैं बहुत क्विकली सर आपसे 5 सवाल पूछूंगा, येस एंड नो में आपको जवाब देनी है। क्या डायबिटीज को आप बीमारी मानते हैं? नो। क्या हमारे आधुनिक चिकित्सा पद्धति में दवाओं का उपयोग करके हमें और ज्यादा बीमार बनाया जा रहा है? यस। क्या हर व्यक्ति दवा और बीमारी मुक्त जीवन जी सकता है? जी सकता है। क्या जैसा आपने बताया कि 12 आवर्स या एटलीस्ट एक उपवास को सबसे बड़ी औषधि, जो आयुर्वेद भी बोलता है, आप उसे औषधि के रूप में मानते हैं? हाँ, वो बॉडी का सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। यस। ग्रेट। सो एक चीज हम यूज करते हैं मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ फैमिली में, सही पोषण, भोजन नहीं पोषण, जो एब्जॉर्ब कर सके, सही श्रम और सही विश्राम।
क्या आपको लगता है ये 3 पिलर के ऊपर एक बेहतर स्वास्थ्य को क्रिएट किया जा सकता है? हाँ, इसके बिना स्वास्थ्य हो ही नहीं सकता, इसी के साथ ही हो सकता है। ग्रेट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक अगले सेशन में हम बात करेंगे अगर डायबिटिक रिलेटेड कुछ खास कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन मैं डेफिनेटली 3 सवाल तो लूंगा। आपका समय थोड़ा ज्यादा होगा, आई थिंक 1-1 मिनट में आप जवाब दे पाएं। एक सवाल है कि उनकी डायबिटिक थी, उन्होंने दवा खा रहे थे पिछले 5-7 सालों से, दवा उनका बंद हो गया। नंबर्स आर वेरी नॉर्मल, दोनों ऐड करके फास्टिंग एंड पीपी इज कमिंग 300-400, पर जब दवा बंद हुआ तो उनके पैरों में बहुत जलन है। सो हाउ इट इज कनेक्टेड? क्या ये कोई कारण है दवा बंद करने का? इस पे आपसे पूछा गया। दवा बंद करने की वजह से जलन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दवा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जलन को खत्म करने में। लेकिन अगर जलन है तो जलन को ठीक करने के लिए एक तो जो डाइट है, डाइट में और एक्सट्रीम डाइट उनको देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, उनको सनलाइट, धूप में बैठना है 1 घंटा, और वो पैरों को धूप की तरफ रखना है ताकि तलवे पे सनलाइट डायरेक्ट पड़े, सनलाइट तलवे पे पड़े। और ये ध्यान रखना है कि पैरों को खुली हवा देनी है। कुछ लोग जिनको गैंग्रीन हो जाता है या जिनको इस तरह के सेंसेशन होते हैं, वो पट्टी की तरह कुछ ना कुछ बांध के रखते हैं या फिर वो सॉक्स पहन के रखते हैं। अगर एक बात याद रखिए, जिस तरह से आप नाक से सांस लेते हैं तो 99% हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो नोज से होती है और 1% हमारी ब्रीदिंग बॉडी से होती है, राइट। 1% ऑफ द ब्रीदिंग हैपेंस थ्रू द बॉडी, राइट। लेकिन अगर हम बहुत सारा चीज़ों को ढक के रखेंगे और उसको कई सारी चीज़ों में लपेट के रखेंगे तो बॉडी की जो ब्रीदिंग है वो नहीं हो पाएगी। जब बॉडी की ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी तो बॉडी की हीलिंग भी नहीं हो पाएगी। तो आप अपने पैरों को खुला छोड़िए एज मच एज पॉसिबल, राइट। सॉक्स पहनना, पट्टी लगाना ये छोड़िए, ड्राई रखिए, सनलाइट में रखिए 1 घंटा। और डाइट का जो हमारा एडवांस डाइट है, DIP डाइट है, उस तरह के डाइट पे आ जाइए ताकि आपका ब्लड शुगर थोड़ा सा, और हालांकि ब्लड शुगर ठीक है आपका, लेकिन क्योर करना है इस तरह की सिचुएशन में, तब ब्लड शुगर को जितना लोअर रखें उतनी क्योर जल्दी होती है। मेडिसिन इंड्यूस्ड लोअरिंग नहीं, नेचुरली लोअर रख पाएं तो हीलिंग फास्ट हो जाए। ओके। सेकंड सर, एक सवाल है कि मैं जब रॉ डाइट लेता हूं तो ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है, या नॉर्मली जब मैं फास्टिंग वगैरह करता हूं तो ब्लड शुगर नॉर्मल आता है। द मोमेंट आई स्टार्ट यूटिलाइजिंग ग्रेन्स फिर से बढ़ जाता है। हालांकि आपने जवाब ऑलरेडी दे चुका है, बट एक लाइन में कुछ आप बता दें। बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ग्रेन्स जो है, जो गेहूं है, ये तो ठीक फूड है ही नहीं, राइट। गेहूं, हाँ, तो गेहूं की जगह आप मिलेट्स वगैरह ले लें। और जो मैंने आपको बताया भी आज इस वीडियो में कि जो सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां हैं, वो बेस्ट हैं, क्योंकि वो बॉडी एकदम से यूटिलाइज कर लेती है, वो ब्लड में ठहरने देती ही नहीं, ओके, राइट। तो आपको हाई अमाउंट ऑफ शुगर मिल रहा है, लेकिन सीधे सेल्स में जा रहा है, वो ब्लड में टेम्पररी टाइम के लिए जा रहा है, फटाफट वो सेल्स में जा रहा है। अच्छा, तीसरा सवाल है, मैंने टेस्ट करना तो बंद कर दिया है, डाइट भी ले रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन बीच बीच में डर लगते रहता है, तो कितने दिनों में और क्या सिम्टम्स में मुझे टेस्ट लेना चाहिए? डर लगता रहता है तो ये वाला चैनल आप देखते रहिए, आपको कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि टेस्ट की कोई जरूरत किसी को भी कभी नहीं होती है। मैंने अपने जीवन में हो सकता है 2-3 बार टेस्ट कराया पूरे जीवन में, वो भी इसलिए मुझे ऑन स्टेज एक एक्सपेरिमेंट करना था खुद के ऊपर ही, तो ऑडियंस को पहले और बाद का ब्लड शुगर दिखाना था। तो ऐसे मौके पे, क्योंकि ऑडियंस के लिए टेस्ट कराया, ना कि मैंने अपने लिए कभी टेस्ट किया, आज तक कभी भी नहीं टेस्ट किया, ना ही मैं अपने घर में किसी को भी बोलता हूँ, राइट। तो टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको सिम्टम्स आते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे लाइफस्टाइल में मैंने अनजाने में कोई बदलाव तो नहीं कर दिया। कि कई बार ऐसे हमारे साथ भी होता है कि महीनों निकल जाते हैं, वी रियलाइज कि हमारी आदत पड़ गई कि हमने AC पे रहने के बाद सनलाइट से हम इतने दूर हो गए, गाड़ी में बैठते हैं, AC में रहते हैं, मॉल में जाते हैं, हमने लाइफस्टाइल अनजाने में ही, अरे ये क्या हो गया कि हम तो सनलाइट में हमने 10 मिनट भी नहीं बिताया एवरीडे। तो अनजाने में हम जानते हैं कि सनलाइट इंपॉर्टेंट, सभी को बता रहे हैं, खुद ने ऐसे कर लिया। तो इस तरह से वी हैव टू मेक अ सेल्फ चेक कि क्या सनलाइट प्रॉपर है, क्या नींद प्रॉपर है, कहीं अनयूज्ड स्ट्रेस तो नहीं, कहीं डाइट में मैंने अनजाने में कुछ हेरफेर तो नहीं कर दिया, कम ज़्यादा, या टाइमिंग में तो हेरफेर नहीं कर दिया। तो दीज कैन बी ए चेकलिस्ट। जब बॉडी आपको सिम्टम देगी, तब बॉडी आपसे बात करती है, सिम्टम देती है, डिस्कम्फर्ट देती है, तो वही डायग्नोसिस है, राइट। ब्लड शुगर की मीटर की ज़रूरत है ही नहीं,
इमेजिन कीजिए ब्लड शुगर की मीटर आपको बोल रहा है आपका परफेक्ट 100 ब्लड शुगर है, जितना आप चाहते हैं, जितना फैंसी करते हैं, लेकिन बॉडी में बहुत सारा दर्द है, वीकनेस है, छाले पड़े हुए हैं, गैंग्रीन लगा हुआ है, तो आपको अपने आप को ठीक मानेंगे क्या? तो ठीक मानने का पैरामीटर कोई मशीन नहीं बताता है, वो आपका बॉडी बताता है। मान लो आपको हेडेक है, तो दुनिया की कौन सी मशीन है जो बता देगा कि आपको हेडेक है? वो आप ही बताएंगे ना। बिल्कुल। आपको जब दर्द होता है तो आप बोलते हैं, आप चिल्लाते हैं, तब तो मशीन कोई लगा के नहीं बोलता है इसको तो बहुत दर्द है, ऐसा तो नहीं हुआ। किसी को दुख है तो कोई मशीन है जो बता देगा देखो भाई इस इंसान को इतना दुख है, हाँ इसका जो दुख है 40 mg पर डेसीलीटर दुख है इसको, ऐसा तो नहीं है। तो आप देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशंस होते हैं बॉडी के या बॉडी के सिम्टम होते हैं वो खुद ही बताते हैं आप। वो कोई मशीन नहीं बताती है, और मशीन जो बताती है दोज आर नॉट रिलायबल एट ऑल। थैंक यू सो मच। आई थिंक और बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, और अगर आपके पास भी सवाल हैं तो इस वीडियो के पास एक लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे आप अपने सवाल को सबमिट कर सकते हैं, और अगले एपिसोड में मैं उनमें से कुछ सवालों को डायरेक्टली सर के पास लेके जाऊंगा और आपको जवाब डायरेक्टली उनसे मिलेगा। दवा और बीमारी मुक्त जीवन ये हमारा खुद का संस्कार है, ये हमारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस पे रिस्पेक्ट कीजिए, नेचर पे और नेचुरल लॉ पे हमें भरोसा करनी है। डॉक्टर साहब आप आए, आपने समय दिया, हमें मार्गदर्शन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ रहें, यही हम सब की कामना, यही मेरी ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर से कामना, जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, और ज्येष्ठा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।